रेडी? तो प्यारे प्यारे बच्चों सुन लो. द वेरी फर्स्ट पॉइंट विच कम्स इन आवर माइंड अबाउट दिस फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, इसका नाम देख क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस नेम इटसेल्फ इज कॉन्ट्रडिक्टरी. इट इज कॉन्ट्रडिक्टिंग इन नेचर का मतलब होता है फिक्स्ड ओवरहेड अपना इनकम्प्लीट नॉलेज बढ़ाओ. फिक्स्ड ओवरहेड का डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है. फिक्स्ड ओवरहेड ऑलवेज रिमेन्स फिक्स्ड, बट दिस इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन जो अभी तक आपके दिमाग में था, थोड़ा सा अपग्रेड हो जाते हैं. Fixed overhead remains fixed only up to 100% capacity and only for a particular period. When period changes, fixed cost changes. Whenever capacity changes, fixed cost changes. हमेशा याद रखो दो चीजें ऐसी हैं जिसमें fixed cost change होता है. तो दिमाग से ये वाली चीज जो अभी हम लोग फाउंडेशन से लेके अभी तक दिमाग में रखे हो ना, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स ही रहता है. हाँ फिक्स रहता है, लेकिन whenever पीरियड चेंज होगा या कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चेंज होगा, फिक्स्ड कॉस्ट में चेंजेस आएंगे. मैं एग्जांपल देके बता देता हूं आप लोगों को. आप लोगों ने मुझे एक टास्क दिया. क्या दिया? ओके, टास्क देके आप लोगों ने बोला कि सर ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, एंड आई प्रिपेयर्ड वन बजट फॉर दैट टास्क अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन एंड माय प्लानिंग. टास्क कंप्लीशन रिक्वायर्स 3 months. मींस आई विल बी यूजिंग माय फैक्ट्री फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 3. इफ आई एम यूजिंग माय फैक्ट्री ऑन रेंटेड बेसिस, तो मुझे 3 महीने का रेंट देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू माय प्लान. You only tell me actual task completion will take only 3 months or more than 3 months also. Less than 3 months भी लग सकता है. If my workers are efficient, I'll be completing task early. और अगर मेरे वर्कर ऐसे ही है, वह ब्रेक चाहिए हमको, ऐसा करने वाले अगर कंप्लीशन के लिए ज्यादा टाइम जाएगा. बराबर है ना? चलो मान लेते हैं ऐसे ही वर्कर है, निठल्ले, उनको कुछ समझता ही नहीं है, वो ऐसे ही मंद जैसे कैलकुलेशन कर रहे, सारा प्रोडक्शन प्रोडक्शन कर रहे, मशीन पे जाके बैठ रहे, ये सब कुछ चल रहा है. और एक्चुअल टास्क कंप्लीशन के लिए 4 महीने का पीरियड लगा. मेरा बजट कितने पीरियड का था? मतलब बजटेड फिक्स कॉस्ट वाज कैलकुलेटेड फॉर 3 months, बट एक्चुअल फिक्स कॉस्ट आई विल बी इनकरिंग फॉर 4 months. क्या फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा? यहाँ पे 3 महीने का रेंट है, यहाँ पे 4 महीने का रेंट है, आपका फिक्स कॉस्ट 25% से बढ़ेगा. दिस इज द केस व्हेन फिक्स कॉस्ट चेंजेस बिकॉज ऑफ चेंज इन द पीरियड. बजटेड पीरियड चेंज हो गया और आपका एक्चुअल पीरियड चेंज हो रहा है. नहीं. आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हम लोगों ने सोचा 6 महीने का टाइम लगेगा, एंड वी टुक दिस क्लासरूम ऑन 6 months रेंटेड बेसिस. दिस इज बजट. लगेगा ऐसा हम लोगों ने सोचा था, बट एक्चुअल सिलेबस कंप्लीशन करने के लिए 7 महीने का टाइम लगा. तो एक्चुअल रेंट मुझे 6 महीने का देना पड़ेगा कि 5? 7 का ना, तो बोलो ना है ऐसा क्यों कर रहे हो? 7 months. मतलब एक्चुअल पीरियड इज डिफरेंट, योर बजट का पीरियड इज डिफरेंट, तो फिक्स्ड कॉस्ट हैज टू बी डिफरेंट. नो बॉस. सेकंड, यार मैंने सोचा इस क्लासरूम में टोटल 150 स्टूडेंट आएंगे मेरा लेक्चर सुनने के लिए. मैं बहुत फेमस पर्सनालिटी हूं, मेरे को ऐसा सेलिब्रिटी जैसा फीलिंग आता है. जहां पे भी जाता हूं, शिरडी में जाओ स्टूडेंट मिलता है, बनारस घाट पे जाओ स्टूडेंट मिलता है, कहीं पे भी जाओ, ओके कहीं पे भी जाओ स्टूडेंट मिलता ही मिलता है. नो प्राइवेट लाइफ साला कुछ है नहीं. जिधर भी जाओ, अरे योगेश पाटिल सर कल मैकडोनल्ड में बैठा था उधर पनवेल में. मां कसम पनवेल में कभी लाइफ में अपन ने पढ़ाया नहीं है, कभी नहीं पढ़ाया मैंने. उधर मैकडोनल्ड में स्टूडेंट मिलने की क्या वजह थी? मैं किसके साथ गया था, दैट ऑल्सो मैटर्स ना. प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है लाइफ में यार. चलो यहाँ पे मैंने बता दिया इस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट आएंगे. मैंने सोचा था 150, लेकिन एक्चुअली 250 स्टूडेंट्स टुक द एडमिशन. वन मोर क्लासरूम आई हैव टू अरेंज. हो नहीं, मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ा क्योंकि कैपेसिटी चेंज हो गया. समझ रहे हो? सर इतना अच्छा थोड़ी पढ़ाता है तू. 15 ही स्टूडेंट आया, अगर 15 ही स्टूडेंट आया तो मैं छोटे क्लासरूम में लेक्चर लूंगा. आप लोगों का रेंट कम हो रहा है, देख लो फिक्स कॉस्ट चेंज होता है. अंडर 2 events fixed cost always changes. Event number 1 whenever there is change in period, and second change in capacity. नहीं समझ रहे हैं? तो इतना दिमाग में डाल दो. ये दिमाग में चल रहा था ना, ये वेरिएंस कैसा आएगा, वेरिएंस आएगा क्योंकि पीरियड चेंज और कैपेसिटी चेंज होने की वजह से फिक्स्ड ओवरहेड चेंज होते हैं. समझा? अभी तक आप लोगों ने इतना कैलकुलेशन देखा. हमेशा जब भी आप लोग एमसीवी कैलकुलेट किए, एलसीवी कैलकुलेट किए, देन वेरिएबल ओवरहेड सीवी कैलकुलेट किए. फुल फॉर्म ऑफ एमसीवी एलसीवी वेरिएबल ओवरहेड सीवी. Now to calculate this you use formula of standard cost minus actual cost. और fixed cost overhead के लिए ना, fixed overhead cost variance के लिए भी यही formula मैं यूज करने जा रहा था. इंस्टीट्यूट ने बोला नहीं.
इंस्टीट्यूट ने बोला नी, मैंने बोला चलो इंस्टीट्यूट ऐसा क्यों मना कर रही है। इंस्टीट्यूट बोलती है बच्चों को, जो इंटेलिजेंट बच्चे मुलुंड ब्रांच में आते हैं, जो आंसर देते हैं, जो बोलते हैं, इंटरैक्शन रखते हैं, उनको अच्छे से समझा। मैंने बोला ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस हियर समथिंग। गिवन स्टैंडर्ड देखो कितने यूनिट्स का है। ए विवेक उधर देख के 1000 देख, नीचे 1000 नहीं है, इधर देख कितना दिख रहा है, 1000 यूनिट। 1000 यूनिट इज माई स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड 10 रुपीज इज स्टैंडर्ड रेट। बच्चों दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कैलसी पे अमाउंट आ जाएगा 10,000। नाउ एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी इज 1500 एंड एक्चुअल रेट इनकर्ड बाय द कंपनी इज 12 रुपीज। कैलसी की जरूरत पड़ती है लोगों को, 18,000 रुपया आपके कैलकुलेटर पे आ जाएगा। आप लोग सब एक्सपर्ट हो, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो वेरी सून, बहुत ही जल्दी तो आप लोगों का इंटरमीडिएट का एग्जाम आएगा। दोनों ग्रुप आप लोग अपीयर करने वाले हो, फटाक से क्लियर करोगे, फटाक से आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगा, फटाक से फाइनल हो जाएगा, सब फटाक से नाम के सामने सीए आ जाएगा, करेक्ट। अभी मुझे बताओ जरा, यस करके हो गया रहेगा, तो ये दोनों डेटास को कंपेयर करके बताओ। इन दिस केस अर्ज है, इन विच केस, इन दिस केस हाउ मच इज द वेरियंस? 8000 बराबर है, बराबर है, नहीं बराबर है। टकले गिवन स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर नहीं करो, इसे पहले तो कन्वर्ट किया जाता है कंपैरेबल स्टैंडर्ड में। सर कंपैरेबल स्टैंडर्ड कैसे करेंगे? एक्चुअल यूनिट्स बनाने के लिए अर्ज है, आपके स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से कितना रुपया लगना चाहिए था, तो अमाउंट लगना चाहिए था आप लोगों का 15,000। मत करना, ओके, मैं कर रहा हूं करेक्ट। वहां पे एक्चुअल क्वांटिटी बनाने के लिए स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से आप लोगों को कितना रुपया लगना चाहिए था? 15,000। और अगर आप लोगों ने इधर वेरिएंस कैलकुलेट किया तो आंसर आपका आ जाएगा 3000 एडवर्स। नहीं समझ रहा है? नहीं समझा, नहीं मैं एक्सप्लेन करेगा। यहां पे कंपैरेबल स्टैंडर्ड को ही हम लोग बोलते थे स्टैंडर्ड कॉस्ट, और एक्चुअल को ही हम लोग बोलते थे एक्चुअल कॉस्ट। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या लिखा मैंने? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। इंस्टीट्यूट बोलती है बराबर, ये याद रहेगा आप लोगों को। इंस्टीट्यूट बोलती है, हम लोग अभी स्टैंडर्ड कॉस्ट को बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स एब्सॉर्ब्ड, और एक्चुअल कॉस्ट को बोलेंगे फिक्स्ड ओवरहेड इनकर्ड। चैप्टर एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसमें यही चीज आप लोगों ने पढ़ी थी, ओवर एब्सॉर्प्शन अंडर एब्सॉर्प्शन। याद करो। ओवरहेड एब्सॉर्ब्ड माइनस ओवरहेड इनकर्ड, डिफरेंस इज कॉल्ड एज अंडर एब्सॉर्प्शन ओवर एब्सॉर्प्शन। यहां पे भी आप लोग कर रहे ओवरहेड एब्सॉर्ब माइनस ओवरहेड इनकर्ड। इन शॉर्ट वी आर कैलकुलेटिंग ओवर एब्सॉर्प्शन अंडर एब्सॉर्प्शन, लेकिन अभी ओवर एब्सॉर्प्शन को हम लोग बोलेंगे एफ, अंडर एब्सॉर्प्शन को हम लोग बोलेंगे ए। व्हाट द एफ और ए का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं समझ में आ रहा है तुम? नहीं समझा ही नहीं। अब एक इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछेगा, इंस्टीट्यूट बोलेगा बच्चों ये इनकर्ड कैसे कैलकुलेट करने का? इंस्टीट्यूट को बोलने का एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। अच्छा पढ़ता है, ये देखो ऊपर से लाया, दिस इज द एक्चुअल का कैलकुलेशन। इंस्टीट्यूट बोलेगा एब्सॉर्ब्ड कैसे कैलकुलेट करोगे? तो एब्सॉर्ब्ड का कैलकुलेशन इज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। नहीं समझा? नहीं समझ में आ रहा है। हम लोगों के चैप्टर का नाम क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या क्या कंपेयर करोगे? स्टैंडर्ड को एक्चुअल के साथ। कंपैरिजन विल टेक प्लेस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर में कंपैरिजन करने के बाद परफॉर्मेंस मस्त है, परफॉर्मेंस है, बहुत प्यारा परफॉर्मेंस है, स्कॉचियस परफॉर्मेंस, गॉर्जियस बोला मैंने, प्रीटी परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस, वाओ शी। तो अपने को सिर्फ 2 ही चीजें करनी है, फेवरेबल और एडवर्स। आप अभी तक मटेरियल पढ़ा, बोलो हाँ। लेबर वेरिएंस पढ़ा, बोलो हाँ। वेरिएबल ओवरहेड, हाँ। सेल्स वेरिएंस, हाँ। अभी फिक्स्ड ओवरहेड चल रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड हमेशा सेम रहेगा, नी चेंज होता है कब? पीरियड चेंजेस, कैपेसिटी चेंजेस। अगर आप लोगों को फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करना है, जनरल फॉर्मूला इज स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, बट वी आर नॉट जनरल, वी आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट को क्या बोलेंगे? ओवरहेड एब्सॉर्ब, और फिर बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट के लिए ओवरहेड इनकर्ड। नहीं समझ में आया? यहां पे लिखा मैंने ओवरहेड एब्सॉर्ब, यहां पे लिखा मैंने ओवरहेड इनकर्ड। चलो इनकर्ड का कैलकुलेशन कैसे करें? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट।
एब्जॉर्ब का कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं? एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पक्का? मेरी कसम बोलो हाँ। यहां पे मैंने 2-3 टर्म लिखे, जिसमें से यहां पे टर्म बोल दिया मैंने, दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड, दिस वन इज कॉल्ड एज इनकर्ड ओवरहेड, और पहला जो कैलकुलेशन किया है उसे बोला जाता है बजटेड ओवरहेड। नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस। If you want to calculate actual amount of overhead incurred by the company, AQ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा AR से। AQ एक्चुअल क्वांटिटी को AR से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब एब्जॉर्प्शन रेट से। अच्छा, अगर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आपको बजटेड कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करोगे। सो स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिव्स यू बजटेड इंफॉर्मेशन। Actual rate into actual quantity gives you incurred information. Actual quantity into standard rate gives you absorbed information. नहीं, actual quantity into actual rate, incurred, ऐसा बाद में करना, चाइनीज में आंसर नहीं देना, ठीक से बोलना। Actual quantity into actual rate gives you incurred. Standard quantity into standard rate. Actual quantity into actual rate. Actual quantity into actual rate. Standard quantity into standard rate. Standard quantity into standard rate. Standard quantity into standard rate. Actual quantity into actual rate. Actual quantity into standard rate. Standard rate into actual quantity. Actual quantity into standard rate. Standard quantity into standard rate. How to calculate budgeted? How to calculate incurred? How to calculate absorbed? फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस अगर कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला लिखा मैंने, एब्जॉर्ब्ड माइनस इनकर्ड। बोलो बरोबर है? एब्जॉर्प्शन के लिए एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और इनकर्ड के लिए एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। बराबर है? जब मैंने बोला आप लोग एक्सपर्ट हो, जब मैंने बोला आप लोग बहुत ही ब्रिलियंट हो, तभी आप लोगों ने ना, टकलों ने आंसर दिया 8000। याद आया? मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों को इसको कंपेयर करने के लिए बेसिक लेवल पे लाना पड़ेगा, लेकिन बेसिक लेवल पे, कंपेरेबल लेवल पे लाए बिना अगर कंपेयर करते हो तो आप लोगों का और एक आंसर आता है 8000। 8000 का कैलकुलेटेड आंसर इज टेक्निकली रॉन्ग, एंड दिस कैलकुलेशन इज जनरली परफॉर्म बाय नॉन कॉमर्स पीपल। What is the minimum qualification required to become shareholder of the company? कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए, राष्ट्रभाषा में अनुवाद करना चाहूंगा, कंपनी का शेयर होल्डर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? इज देयर एनी क्वालिफिकेशन बार? अभी कुछ बेवकूफ लोग आते बोलते 18 साल कंप्लीट होने चाहिए, ओके, आधार कार्डची झेरॉक्स, पासपोर्ट साइज फोटो, ओके, एंड नगर सेवकाचा स्टैम्प, ओके। अरे मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं पूछ रहा हूं, क्वालिफिकेशन बार पूछ रहा हूं। डीमैट अकाउंट होना, आधे तो कंफ्यूज, डीमैट के डीमार्ट क्या था साला वो, ओके। डीमैट अकाउंट होना चाहिए, 18 इयर्स कंप्लीट होने चाहिए, ये सब कुछ ठीक है, ये सब कुछ ठीक है। दिस कम्स अंडर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई एम आस्किंग क्वालिफिकेशन बार। इज देयर एनी क्वालिफिकेशन बार? जीरो नहीं, नो क्वालिफिकेशन बार। इसका मतलब ये हुआ कि शेयर होल्डर कोई भी बन सकता है। यू ऑल कैन बिकम शेयर होल्डर ऑफ एनी कंपनी इफ यू हैव सफिशिएंट पैसा। मैं शेयर होल्डर बन सकता हूं, हाँ ना यार? उसमें क्या, ऐसे क्या देखते हो, पैसा है, ओके। कोई भी शेयर होल्डर बन। कैन डॉक्टर बिकम शेयर होल्डर? कंपाउंडर, पेशेंट, पानीपुरी वाले भैया, सैंडविच वाले भैया, ओ शिकंजी, इलिटरेट पर्सन शेयर होल्डर बन सकता है। शेयर होल्डर लोगों की पूरे साल भर में एक मीटिंग होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, AGM में शेयर होल्डर की फैमिली को बुलाते फॉर कैंडल लाइट डिनर। किसको बुलाते? शेयर होल्डर, टू डिस्कस अफेयर्स, कंपनीज अफेयर्स, बिजनेस अफेयर। आप लोग इस AGM में बैठे हुए हो, आप सारे मेरे कंपनी के शेयर होल्डर हो, ब्रिलियंट शेयर होल्डर्स, सारे के सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट शेयर होल्डर। लेकिन आप बताओ कि इस मीटिंग में सिर्फ कॉमर्स वाले लोग रहेंगे? सिर्फ ऐसे लोग रहेंगे जिनको अकाउंट का नॉलेज है? तेरे बाजू में डॉक्टर है, तेरे बाजू में कंपाउंडर है, तुम दोनों के बीच में नर्स है, तेरे बाजू में पानीपुरी वाला है, यहां पे प्लम्बर बैठा हुआ है, यहां पे सैंडविच वाला बैठा है, वहां पे पिज्जा डिलीवरी बॉय बैठा हुआ है। ऐसे अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं। दिस ऑल आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। गलत ट्रैक पे नहीं जाओ।
कंपनी के शेयर होल्डर्स किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग कर सकते हैं। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं और इस कंपनी का डायरेक्टर P&L अकाउंट एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पे लिखा डॉक्टर, इधर कंपाउंडर, बराबर है। डेबिट साइड ऑलवेज स्टार्ट्स विद ओपनिंग स्टॉक फॉलोड बाय परचेजेस, परचेज के बाद आता है वेजेस, वेजेस के बाद कैरेज इनवर्ड, ये सर आउटवर्ड नहीं रे, इनवर्ड। फिर आता था ग्रॉस प्रॉफिट, ए भूतनी ऐसे ऐसे घूम, कैसे चलती तो रास्ते में भी मैंने बताया था ना, ऐसे चलती रहेगी। तो ऐसा करके तू सामने देख, यहां पे स्क्रीन इधर है कि क्रेडिट साइड पे सबसे पहला आइटम मैं लिख रहा हूं सेल्स, देन आई एम रिकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक। कैलसी है, अमाउंट नहीं है, रुको जरा। यहां पे ये मेरे कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट है। आप लोग इतने दिनों के बाद, एक साल में इतना टाइम निकाल के एजीएम अटेंड करने के लिए आए हो, ये है एंग्री गणेश। यहां पे ये P&L अकाउंट में एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑन द डेबिट साइड आई हैव रिकॉर्डेड ओपनिंग स्टॉक बिकॉज कंपनी फॉलोज FIFO मेथड। दिस वाज द लास्ट ईयर्स अनसोल्ड स्टॉक व्हिच आई सोल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर, दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड फर्स्ट। To satisfy the additional demand from the customer, these are the purchases made during the year, these are the wages paid to workers, this is carriage inward. On the credit side, total turnover is recorded and this is unsold stock which is still lying in the godown of the company. We are planning to sell out this stock in the beginning of the coming year. This will become opening for next year. After deducting all the operational expenses from the gross profit, company is planning to declare 5% interim dividend and 10% final dividend is also proposed. कुछ समझा क्या बोला? आपको समझ में आया क्योंकि आप लोग अकाउंट से रिलेटेड बच्चे हो, आप लोगों को कॉमर्स आता है। ये डॉक्टर को समझा रहेगा, कंपाउंडर को समझा रहेगा, नर्स अंदर से ना इंजेक्ट चुक निकालेगी, समझो। ये लोगों को नहीं समझ में आएगा बच्चा। दीज आर द टेक्निकल टर्म्स जो अपन यूज कर रहे हैं। वो डॉक्टर तेरे को पूछेगा ये व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ए बेड़िया ओके ऐसा अगर पूछा तो डॉक्टर को बोलने का कि सर इज एक्सप्लेनिंग ट्रेडिंग अकाउंट, डॉक्टर इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। बच्चा डॉक्टर विल आस्क यू, अगर ये सर तेरा ट्रेडिंग अकाउंट बोल रहा है तो डॉक्टर ट्रेडिंग क्यों लिखा है? ये कंपाउंडर उसको बोलेगा ये बेड़िया बैठ घेऊ नहीं ना था मैं तुझे। यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट है, डॉक्टर बोलेगा डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो साला मेरे को समझा ये आर इधर है, इधर आर क्यों लिखा तूने बता। दिस इज डेबिट रिकॉर्ड, क्रेडिट रिकॉर्ड, ये अपने को पता है, ये नॉनसेंस लोगों को पता रहेगा क्या? नहीं ना। अच्छा चलो इतना सब कुछ बताया बच्चों, आप लोग कॉमर्स वाले हो, बताओ हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन ओपनिंग स्टॉक का मीनिंग, लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। वो डॉक्टर है, कुछ भी बताएगा उसको। आपका आंसर सही है, ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। अरे जो नहीं बेचा था बेचने के लिए हम लोग लेके आए, सही है आप लोगों का। फिर ना डॉक्टर जब पूछेगा कैरेज इनवर्ड क्या है, उसको बोलने का बस इनवर्ड आया तो ट्रेडिंग में डालने का आउटवर्ड आया तो P&L में डाल। अपन ने ऐसा पढ़ाई किया है। और अगर ये लोग अगर ज्यादा कुछ बोलते हैं ना डेबिट क्रेडिट को लेके, बोलने का ये डॉक्टर ये नहीं लिखा तो आधा मार्क्स जाता था यार ये सारी चीजें हैं, हम लोगों ने ऐसे पढ़ाई की है। समझ लो इसमें से कितने टर्म अपने को पता नहीं रहते यार। ये डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स, प्लम्बर ना चक्कर आके गिर जाएंगे जब P&L अकाउंट में ना तेरा जीपी साइड चेंज करे। व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन देम? वी फॉलो zigzag सिस्टम ऑफ अकाउंट। इधर का बैलेंस उधर डालो, उधर का वही करते हो ना तुम लोग यार। ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि P&L इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट इज अ गेन। दैट्स व्हाई वी रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड यार। दीज आर द लॉजिकल थिंग्स। इतना सब कुछ इन लोगों को पता नहीं रहता है, इनको एब्जॉर्प्शन क्या पता चलेगा। कॉस्टिंग तो दूर की बात है, दिस इज द बेसिक अकाउंट्स यार। ये 11-12 की बात है। ये 11-12 में HCl H2SO4 उड़ा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक, इनको ये समझेगा नहीं। अभी समझो होता क्या है। ये जो बच्चे, ये जो लोग आते हैं ना जो कॉमर्स वाले नहीं है, वो ना बजटेड को इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग दैट टू द कंपेरेबल लेवल, डायरेक्टली दे कंपेयर विद इनकर्ड। When you compare budgeted with incurred, that means 10,000 को 18,000 के साथ कंपेयर करोगे, तभी जो डिफरेंस आएगा ना, that difference is called as a fixed overhead expenditure variance. This is the calculation not performed by the expert. This is random calculation prepared and compared, performed by comparing standard data and actual data directly. डायरेक्टली का मतलब होता है यहां पे आप लोगों ने उसे ना नॉर्मल लेवल पे लाया ही नहीं। अभी बच्चे बोलते सर नॉर्मल लेवल पे लाके तो कैलकुलेट किया, पहला वाला कैलकुलेशन इज प्रॉपर।
जहां पे आप लोग सेम लेवल पे लाके सॉल्व किए थे। लेकिन ये जो रैंडम कैलकुलेशन किया जाता है, यहां पे हम लोगों ने सिंपली देखो क्या कंपेयर किया, प्लान्ड एक्सपेंडिचर वी कंपेयर्ड विद एक्चुअल। वी आर लिस्ट बॉदर्ड अबाउट द रीजन फॉर द चेंज। आप लोगों ने कितने यूनिट्स बनाए, कितने दिन काम किया, दैट इज इररिलेवेंट फॉर अस। और जहां पे रीजन कंसीडर किए बिना सिर्फ एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हो, उस वेरिएंस को बोला जाता है फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस। और जिसमें आपको कंसीडर करना है बजटेड माइनस इनकर्ड। जाना पहचाना लग रहा है बजटेड वर्ड। बजटेड कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, और इनकर्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल। नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, मैं फिर से एक्सप्लेन करेगा। मैंने आपको 3 टर्म बताए। पहला टर्म था आप लोगों का एक्चुअल को ही हम लोगों ने दूसरा नाम क्या लिखा, दूसरा मैंने बोला कंपैरेबल स्टैंडर्ड का नाम क्या लिखा, और पहला वाला लिखा था मैंने गिवन स्टैंडर्ड का ही नाम क्या लिखा मैंने, ये बोलो बरोबर है। हम लोग वेरिएबल ओवरहेड से डील करें कि सेमी वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता कि होता है, कब पीरियड चेंजेस कैपेसिटी। ए एनाकोंडा गंदे, वो ना तू ड्रैगन लग रहा है उधर से करके आग निकलेगा मुंह से, देख ले इधर, कंसंट्रेट कर, बोला कर लेक्चर में। अगर आप लोगों को फिक्स्ड ओवरहेड का वेरिएंस कैलकुलेट करना है, पहला है फिक्स्ड ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस, हाउ टू कंप्यूट इट। अरे मंद बुद्धि हो, बोलो जल्दी। एब्जॉर्ब्ड माइनस इनकर्ड। एब्जॉर्प्शन के लिए कैलकुलेशन कैसे करोगे यार, एब्जॉर्ब्ड का कैलकुलेशन इज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। और अगर आप लोगों को इनकर्ड कैलकुलेट करना है तो एक्चुअल क्वांटिटी, चलो ये तो एक्सपर्ट ने किया, ये जो बेवकूफ लोग आते हैं ये कंपैरिजन करते हैं, डायरेक्टली एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं। इसका फॉर्मूला होगा बजटेड माइनस इनकर्ड, बजटेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी into standard rate and incurred actual quantity into actual rate। बच्चा दोनों कैलकुलेशन में व्हाट इज द डिफरेंस। हम लोगों का कैलकुलेशन वाज बेस्ड ऑन 1500 यूनिट्स और इन पगलेटों का कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन 1000 यूनिट। दे हैवंट कंसीडर क्वांटिटी। तो ये दोनों के आंसर में जो डिफरेंस आया ना, डिफरेंस रिकंसाइल करने के लिए जो फॉर्मूला या वेरिएंस यूज होता है, that variance is called as a volume variance। और अभी बोलो ही नहीं, तुम लोगों ने वॉल्यूम कभी सुना ही नहीं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी। याद करो अपना कैलकुलेशन कितने यूनिट्स पे बेस्ड था, 1500। ये येडो का कैलकुलेशन कितने पे बेस्ड है, 1000। तो अपन के कैलकुलेशन में और उनके कैलकुलेशन में 500 यूनिट्स का डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस जब 10 रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे यू विल बी गेटिंग 5000 का आंसर। Our answer is 3000. Their answer is 8000. Difference in answer is reconciled with volume. नहीं समझा। चलो मैं अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन का आंसर दो। यहां पे लिखा मैंने STD। व्हाट इज STD? बाजू में क्या लिखो, PCO। बाजू में लिख दिया मैंने एक्चुअल, दोनों के दोनों अमाउंट लिख देता हूं। यहां पे लिख दिया मैंने FOH का अमाउंट 10,000, अमाउंट ऑफ FOH 10,000। सर ये तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि पीरियड चेंज नहीं हुआ, कैपेसिटी चेंज नहीं हो गया, तो इसमें भी वेरिएशन नहीं है। अगर इसमें वेरिएशन नहीं है और अगर मैं बोलता हूं क्वांटिटी आई प्लान टू प्रोड्यूस 1000 बट एक्चुअली आई प्रोड्यूस 1500, सोच के आंसर दो। दिस इज बैड परफॉर्मेंस फॉर द कंपनी और गुड परफॉर्मेंस। कैसे? सेम अमाउंट स्पेंड करके इफ यू आर प्रोड्यूसिंग मोर इट इज गुड फॉर द कंपनी। नाउ प्लीज फोकस। अगर आप लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करोगे 1000 माइनस 1500 तो आंसर -500 आए। एंड नेगेटिव कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्स परफॉर्मेंस। इफ यू वांट टू गेट करेक्ट आंसर विच इज फेवरेबल, तो फेवरेबल के लिए आपको एक्चुअल क्वांटिटी में से स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस करना पड़ेगा। वी आर ओनली इंटरचेंजिंग द डेटा। आप लोग किसी भी फॉर्मूला में स्टैंडर्ड में से एक्चुअल करो या एक्चुअल में से स्टैंडर्ड करो, डिफरेंस तो वही आएगा, लेकिन आप लोगों का इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ए और एफ सही जगह पे जाना चाहिए। अगर गलत जगह पे एफ लिखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मैंने फॉर्मूला अगर देखोगे तो फॉर्मूला में लिखा हुआ आपको मिलेगा, फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम वेरिएंस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड। एंड इसको मल्टीप्लाई करने के लिए स्टैंडर्ड रेट ही यूज किया है। आगे देखो क्या लिखा मैंने, पर यूनिट का मतलब होता है ब्रैकेट में अगर यूनिट्स है तो दोज यूनिट्स आर टू बी मल्टीप्लाइड विद आरली रेट के पर यूनिट वाइज रेट।
और इस वर्किंग में आप लोगों को पर यूनिट का रेट मिलेगा, और यहां पे मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का आउटपुट मेथड यूज किया विच पार्ट ऑफ चैप्टर इज गोइंग ऑन? ऐसा को विच पार्ट इज गोइंग ऑन पूछा मैंने। फिक्स्ड में हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड में पहला कॉस्ट वेरिएंस पढ़ा। फॉर्मूला क्या था बताओ चलो? अरे ओ एल ए ओ। तुम लोग ना वो चीनीगिरी करो ही नहीं, पहले बोल रहा हूं मैं ना, तुम लोग जापानीज नहीं हो, चाइनीज नहीं, कोरियन नहीं, नहीं करो। ठीक से हिंदी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, गुजराती में बोलो, मराठी में बोलो, जो भाषा अच्छी लगे बोलो, लेकिन ना परदेसी भाषा लेके नहीं आओ यहाँ पे। ओके, पहले ही बोल रहा हूं तुम दोनों चाइनीज आइटम्स को कॉन्फिडेंटली बोलना। इफ यू आर कैलकुलेटिंग कॉस्ट वेरिएंस, हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट वेरिएंस? एब्जॉर्ब्ड। जो आंसर नहीं दे रहा है फेल, 5 अटेम्प्ट तक फेल। बोलो फिर से एक बार। एब्जॉर्ब्ड माइनस इनकर्ड कैलकुलेट करने के लिए हाउ टू कैलकुलेट इनकर्ड? एंड एब्जॉर्ब कैलकुलेशन इज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंड। ये पगलेट लोग आके ना इन्होंने एक्सपेंस को कंपेयर किया। एक्सपेंस कंपैरिजन इज बजटेड माइनस इनकर्ड। हाउ टू कैलकुलेट इनकर्ड? एक्चुअल, उसके बाद बजटेड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड। इन दोनों का कैलकुलेशन सेम है कि अलग अलग? वो रिकंसाइल करने के लिए हम लोग कंपेयर करेंगे वॉल्यूम। सीधा कंपैरिजन के उल्टा, कभी कभी उल्टा करना पड़ता है। तो ए क्यू माइनस एस क्यू इंटू एस आर पी यू। कौन सी पी यू? फुल फॉर्म क्या है एस आर पी यू का? हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट? फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट करोगे तो पर यूनिट रेट मिलता है। नहीं समझा? चलो यही एग्जांपल आगे बढ़ा रेला है। यहां पे मैंने लिखा 10,000 इज द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड, और नीचे लिख रहा हूं मैं नंबर ऑफ डेज। आई प्लान टू वर्क फॉर 25 डेज। मतलब मैंने 10,000 के खर्चे में सोचा मैं फैक्ट्री चलाऊंगा। आधे लोग भगवान बुद्ध की पोज में बैठे हुए हैं। ओके, उस मुद्रा से बाहर आइए भक्तों, और थोड़ा इंसानी रूप ले लीजिए। तुम लोग ना अलग अलग ना रूपों में नहीं जाना। आप लोग इच्छाधारी नाग नहीं हो। देख लो यहाँ पे, थोड़ा इंटरैक्शन रखना। पानी पीना, गर्म पानी रहेगा बोतल में तो मुंह पे मारना। नींद नहीं आनी चाहिए। मैंने प्लान किया 10,000 रुपीज स्पेंड करके कितने दिन में फैक्ट्री चलाएगा, लेकिन उतना ही स्पेंड करके मैंने फैक्ट्री जो है वो 26 डेज चलाया। इट इज गुड फॉर कंपनी के बैड फॉर बैड ना। फैक्ट्री ज्यादा चला तो बैड है ना, बराबर है। फैक्ट्री ज्यादा नहीं चलना चाहिए ना, फैक्ट्री तो कम चलना चाहिए, बराबर ना। अरे गुड के बैड पूछा मैंने, तो यहां पे परफॉर्मेंस इज 101% फेवरेबल फॉर द कंपनी। By spending same amount, if you are running your factory for more number of days, that means you are not wasting the time, you are utilizing more time for more production. अगर आप लोगों ने ज्यादा फैक्ट्री चलाया तो कंपनी के लिए अच्छा है। अच्छे को इस चैप्टर में अपन क्या बोलते हैं? एडवर्स। अच्छा, when you compare days कंपेयर करने के बाद आपके पास जो वेरिएंस आता है, that variance is called as calendar variance। और कैलेंडर में चेक करो आप लोगों ने किसका कंपैरिजन किया? एक्चुअल डेज। अच्छा, वॉल्यूम में क्या कंपेयर किया था? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस, तो रेट पर यूनिट का था, यहां पे रेट पर डे का रहेगा। देख लो, पर डे का रेट कैलकुलेट कैसे करने का? ओवरहेड्स को नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके। जितने ओवरहेड है उसे जितने डेज है उससे डिवाइड करेंगे, तो चाइना की, तो अपने को पर डे का, मुझे एक दिन में जेकेएससी में 20,000 रुपीज मिलता है। एग्जाम्पल है, चुप बैठ। मुझे जेकेएससी में एक दिन में 20,000 रुपीज मिलता है, तो मेरा पर डे रेट कितना है? 20,000 है। कैसे किया? 20,000 डिवाइडेड बाय 1 डे, कैलसी पे। मैं दिन में 10 घंटे लेक्चर लेता हूं, तो 1 घंटे का रेट कितना हो गया? 2,000। समझा क्या हुआ? हर 1 घंटे का मेरा रेट कितना है? 2,000 रुपया। 10 घंटे का रेट 20,000। मतलब आप लोग ना फिक्स्ड कॉस्ट किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। जब आवर्स में एक्सप्रेस करते हो, यू आर यूजिंग लेबर आवर और मशीन आवर मेथड। मतलब दोनों में से कोई तो होगा ना। अगर मैं लेबर हूं तो लेबर आवर, अगर मैं मशीन हूं तो मशीन आवर लगेगा।
अच्छा चलो, मैंने एक दिन में ये जो 20,000 रुपया मिला ना, इसको मतलब मुझे तो मिला, ये मेरा इनकम है, ये लेके मैंने ये 2 बच्चों को पढ़ाया, 2 बच्चा मतलब 20,000 डिवाइडेड बाय 2 बच्चा, ऐसा मैं करता हूं तो एक बच्चा का मेरे को कितना रुपया मिला है, 10,000 रुपीज। दिस इज कॉल्ड एज पर स्टूडेंट कॉस्ट। नहीं समझ रहा है तुम लोग को? नहीं, अगर समझा तो बोलो मेरे को क्या क्या समझा। कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करो? एब्जॉर्ब माइनस इनकर्ड, लेकिन ये दोनों चीजें तो दी नहीं रहेगी, हमें ढूंढनी पड़ेगी। क्यों? मतलब क्या? अपने बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है वो, ओके? उधर बेताल लटक नहीं रहे तेरे को एब्जॉर्ब करके। तेरे को क्या सबका क्यों पूछता है तू? घर पे भी जाके एक बार बर्थ सर्टिफिकेट देख और पूछ क्यों 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 आया मैं। यहां पे एब्जॉर्ब का कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मूला इज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, इनकर्ड एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल। नॉन सेंस लोग जो होते हैं वो कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर वेरिएंस बाय कंपेयरिंग बजट का कैलकुलेशन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, इनकर्ड दोनों को रिकंसाइल करेंगे वॉल्यूम कंपेयर करके, सीधा सीधा के उल्टा एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड। सर एग्जाम में अगर मैंने स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल किया मार्क्स मिलेंगे, इंटरप्रिटेशन सही होना चाहिए। एफ को एफ ही बोलो, ए नहीं, इनटू एस। तेरे सारे क्यू का जवाब मेरे पास है, क्यू में लगना पड़ेगा तेरे को थोड़ी देर के लिए, सब मिलेगा। ओके, कार्ड भी है मेरे पास, एस आर पी यू। वॉल्यूम के बाद अगर आप लोग कैलेंडर कंपेयर करते हो तो कैलेंडर के लिए यू शुड कंपेयर एडी विथ एस डी इंटू एस आर पीडी। पीडी क्या? पेन ड्राइव। मुझे कैपेसिटी फाइंड आउट करना है, कैपेसिटी के लिए आई एम गोइंग टू कंपेयर एक्चुअल आवर्स विद स्टैंडर्ड आवर। फिर से मैं एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा, अपने पास एक ही एग्जांपल है, इतना पैसा में इतना इच मिलेगा। यहां पे लिखा मैंने 10,000 रुपीज, आई प्लान टू वर्क फॉर 2,000 आवर्स। एक्चुअली वर्कड, प्लान टू वर्क, but actually I worked for 2,500 hours. It is bad for company or good for company? For your kind information, there is no wastage of hours. These all are the productive hours worked by the worker. That means आप लोगों का परफॉर्मेंस सही है यार, उतना ही पैसा देके सामने वाले से ज्यादा घंटे करा के लोगे काम, तो अपने लिए अच्छा ही है ना। समझ रहा है? 10,000 देके मैं सोच रहा था कितने घंटे चलेगा, लेकिन चला कितना? 2.5। इट इज गुड ना यार, पैसा तो उतना ही गया, बराबर है। गंदे एक नंबर के। यहां पे आप लोग ना कैपेसिटी के ऊपर फोकस करो। आई प्लान टू यूटिलाइज ओनली 2,000 आवर्स का कैपेसिटी, बट एक्चुअली यूटिलाइजेशन इज मोर देन माई प्लान। इट इज द केस ऑफ ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। मुझे कितना मिलता है इधर दिन का? ओके, कितने घंटे का? मैंने लेक्चर एक्सटेंड करके 12 घंटे लेक्चर ले लिया। लेबर का नुकसान है, कंपनी का फायदा है। समझ में आ रहा है? मुझे 20 ही मिला, लेकिन कंपनी बोलेगी अरे क्या कैपेसिटी है इसका, मैंने तो 10 बोला था, ये 12 घंटे किया, 2 घंटे एक्स्ट्रा किया ना। सो आई हैव यूटिलाइज्ड एग्जैक्ट कैपेसिटी और ओवर यूटिलाइजेशन। यार ओवर यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको ना में से एसएच माइनस करना पड़ेगा। एएच माइनस एसएच फुल फॉर्म तो गेस करो। एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, ये देख लो, एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। ऐसा मत कर, मैं फॉर्मूले पूछेगा सबको। मैं पहले बोल रहा हूं, उनको भी धमका के आया हूं, पहले तुम लोगों को भी बोल रहा हूं, सब लोगों को फॉर्मूलेस बाय हार्ट होने चाहिए सारे के सारे, नहीं तो बाल नोचेगा एक एक के। एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर, इसके आगे मैंने कुछ तो लिखा है, लेकिन फिलहाल उसका डिस्कशन मुझे नहीं करना है। आप लोगों को फॉर्मूला क्या याद रखना पड़ेगा? एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर, ब्रैकेट के अंदर यूनिट्स है कि डेज है? तेरी डेज, ये क्या दिख रहा है? एच फॉर हॉर्स। अरे एच, हाँ, और अगर ब्रैकेट के अंदर आवर्स है तो आप लोगों का रेट जो है ना पर आवर लेना पड़ेगा। एसआर पू, एसआरपीएच, एसआरपीडी, यही वर्किंग नोट में अपन ने तीनों रेट ढूंढे। दिस वी कंप्यूटेड फॉर कैलेंडर, दिस वी कंप्यूटेड फॉर कैपेसिटी, दिस वी कंप्यूटेड फॉर वॉल्यूम। नहीं समझा? नहीं, मैं फिर से रिवाइज कराएगा। मैं यहाँ वो मत करना, ओके? सॉरी। आप लोगों को अगर कैलकुलेट करना है कॉस्ट वेरिएंस, चलो बोलो फॉर्मूला।
एब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल क्वांटिटी माइनस ए क्यू इंटू ए आर। जो आंसर नहीं दिया सच्ची में गया वो है सेम में। ओके, इसके बाद लिखा मैंने आप लोगों का नेक्स्ट वेरिएंस इज एक्सपेंडिचर। ये एक्सपोर्ट ने कैलकुलेट किया कि फालतू ले रहा? फॉर्मूला इज बजटेड इनकर्ड। ये बोलना बोलना टकली बोलना। इसके बाद अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यू माइनस एस क्यू इंटू एस आर, दैट इज पर यूनिट रेट। अगर वॉल्यूम को डिवाइड करना है तो पहले मैंने बोला आप लोग कैलेंडर कैलकुलेट करो। क्या कंपेयर करोगे? डेज। अच्छा, सीधा कंपैरिजन के उल्टा। अच्छा, अगर आप लोग कैपेसिटी कंपेयर करोगे तो आवर्स कंपेयर करो। एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स। यस, तू मुझे बताएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला बोल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। एक मिनट, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट, शाबाश, बस यू। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी रेशियो, रेशियो भी पढ़ाया है, बोलो ही नहीं क्वेश्चन नंबर 5 में। तू वेरिएंस बोल, छोड़। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। कॉन्फिडेंटली बोलो, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू ए। तू छोटे, तू बोलेगा मेरे को अभी नहीं, तू हट, छोटा अपना वो है, छोटा तू बोल। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। बोल, तू बोल एफिशिएंसी रेशियो। ओके, मैं रेशियो अगर बोलता हूं तो डिवाइड करना है, वेरिएंस अगर बोलता हूं तो माइनस करना है। चलो, एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। अच्छा, ये कौन से एफिशिएंसी का था? लेबर। और लेबर को ही चेंज करके अपन ने क्या बनाया था यार? वेरिएबल ओवरहेड। ये देख ये देख ये देख, इधर भी एफिशिएंसी आया, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। यार कोई भी एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, फॉर्मूला वही रहेगा। ये जो आगे लिखा है फिलहाल मैंने कुछ नहीं बोला, आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? स्टैंडर्ड आवर्स कॉस्ट एक्सपेंस वॉल्यूम। अभी ना वो मैं मसाला छाछ मंगाया है, आधा बचा हुआ है, उसने ऐसा कट भी नहीं किया वो थैला, ऐसा आगे से सिर्फ खुला हुआ है। वो जो शिव जी के शिवलिंग पे चढ़ाते हैं दूध, वैसे तेरे मुंह पे आके ऐसे मारेगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, इसके आगे सोने का नहीं, पहले बोल रहा हूँ मैं। तू क्यों नींद आ रही? इधर मैं लोली गा रहा हूँ। हाँ, मैं लोरी गा रहा हूँ मैं। हाँ, सो जा मुन्ना, मैं गाऊं? ओके, निंबुनीच्या झाडा मागे चंद्र झोपला ग बाई, आज माझ्या झोप येते तुला? नींद आ रही तेरे को? हाँ, इतना मैं, इतनी मेरी वॉइस अच्छी, मैं तेरे को जिगली पफ लग रहा हूं? हाँ, क्यों नींद आती है? इधर इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, वो बैच में इंपॉर्टेंट डिस्कशन के वक्त उठ के निकल जा रहे हैं। क्या तो बोलते सुसु आई, मतलब पेपर के दिन पेपर पे ना करो बस तुम लोग, यही बचा हुआ है। इसको नींद आ रही है, इंपॉर्टेंट पे वॉल्यूम का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ऐसा कर, ऐसे वॉल्यूम करेंगे। बाढ़ चला रहे नैनो से यार। कैलेंडर खाना दो, नहीं कैलेंडर फॉर्मूला दो। एडी माइनस एस डी इंटू एस आर पी डी। अगर कैपेसिटी कंपेयर करना है तो ए एच माइनस एस एच इंटू पर आर। एंड एफिशिएंसी के लिए वही जुना पुराना फटापरा यार बच्चे कंफ्यूज किस में होते हैं पता है? साला ये दोनों ना आपस में साइड चेंज करते रहते यार।
Capacity and efficiency are inversely related to each other. If your efficiency is high, you are going to utilize less capacity. 3 घंटे का पेपर है, your capacity to sit for 3 hours, but if you are highly efficient, you will be completing your paper in lesser time. In that case, capacity utilization will be lesser. समझ में आ रहा है? तो अगर मुझे कैपेसिटी एफिशिएंसी के साथ कंपेयर करना है, ये दोनों के दोनों उल्टे होते हैं. समझ लो बच्चों, जो टास्क मुझे 100 आवर्स में करना है, आप लोगों ने बोला 100 आवर्स में करो, मतलब आपका कैपेसिटी कितने आवर काम करने का है? 100. But because of my high efficiency, if I'm completing that task in 80 hours, that means I'm not utilizing full capacity of the factory. फैक्ट्री का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होगा क्योंकि मेरा काम जल्दी कंप्लीट हो जाए. ये दोनों के दोनों इनवर्सली रिलेटेड है. एक का आंसर फेवरेबल आया तो दूसरे का 101% एडवर्स ही आएगा, और इसीलिए इन दोनों का प्रेजेंटेशन उल्टा दिख रहा है. एक प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन के साथ हम लोग इसको सारे के सारे